हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का सीएल करियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं शशांक भट्ट आपके लिए लेके आया हूँ नीट के इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और आज जो हमारा टॉपिक ऑफ कंसर्न रहने वाला है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़, जिसे आप पीरियोडिक क्लासिफिकेशन नाम से भी जानते हो। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कह सकते हैं, क्योंकि जनरल ट्रेंड जो कि ग्रुप्स या फिर पीरियड्स में फॉलो होते हैं वो हमें यहीं से पता लगते हैं। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जिनसे कि आपके कॉन्सेप्ट्स रिवाइज होंगे। तो पहला क्वेश्चन बेटा देखना, ऑक्साइड्स पे है। तो ऑक्साइड्स जो है वो जनरल प्रॉपर्टीज़ में काउंट होता है और इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अलग से कहीं पे ऐसे हेडिंग वगैरह नहीं दी है ऑक्साइड्स के बारे में, तो हमें यहाँ अलग से ध्यान रखना है। देखो, 3 टाइप के ऑक्साइड होते हैं बच्चों। अगर मैं आपसे ऑक्साइड्स की बात करूँ तो ऑक्साइड वैसे एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, और साथ में एक ऐसे भी होते हैं जो एसिड और बेस दोनों तरीके का बिहेवियर शो करते हैं। ठीक है, तो एसिड और बेस दोनों तरीके का बिहेवियर जो शो करते हैं सर, उन्हें कहते क्या हैं? उन्हें बेटा एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बोलते हैं। उन्हें क्या बोला जाता है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहा जाता है। ठीक है सर, तो एक बार मैं आपको यहाँ पे क्लासीफाई कर देता हूँ कि एसिडिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, है ना। फिर आप इस तरीके के क्वेश्चंस को आराम से कर लोगे। एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल। न्यूट्रल तो 3 ही हैं बच्चों, और फिर आ जाएंगे आपके एम्फोटेरिक। बताओ, चारों की कैटेगरी समझ आ रही है? एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, एम्फोटेरिक। सर कैसे, कौन होंगे बताओ थोड़ा सा। देखो, एसिडिक बेटा नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होंगे। नॉन मेटल के ऑक्साइड्स कैसे होंगे? एसिडिक, है ना। बेसिक ऑक्साइड किसके होंगे? मेटल्स के होंगे। न्यूट्रल बच्चों 3 हैं अभी तो, NO, N2O और CO। अगर आप वाटर को ऑक्साइड मान रहे हो हाइड्रोजन का, तो H2O। एम्फोटेरिक के लिए पूरा एक निमोनिक है, जनाबे आली ने बेकार गाया पंजाबी सॉन्ग, है ना, इस तरीके से। तो ये सारे किस में आएंगे? आपके एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स में। अब आप चेक कर लो प्रूफ कैसे होता है सर। कोई भी ऑक्साइड है बेटा, उसको आप वाटर में, जैसे सल्फर का ऑक्साइड है, उसको आपने वाटर में डाला तो यहाँ से जो रिजल्टिंग कंपाउंड है वो अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो फिर वो ऑक्साइड भी कैसा रहा होगा? एसिडिक। ठीक है, कोई आपके पास बेस का ऑक्साइड है, उसको आपने वाटर में ऐड किया तो यहाँ से आप देखते हो कि एक बेसिक कंपाउंड बनता है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि मेटल के ऑक्साइड बेसिक है। न्यूट्रल मतलब ये कोई रिएक्टिविटी नहीं शो करेंगे। एम्फोटेरिक मतलब जो एसिड और बेस दोनों वाला बिहेवियर शो करें। ठीक है, अब आप आ जाओ क्वेश्चन पे वापस और देख लो, अब तो आराम से हो जाएगा। बेसिक ऑक्साइड्स, ठीक है, इंडियम मेटल के, पोटेशियम मेटल। एसएन जो है बच्चों, एसएन कहाँ आता है? एम्फोटेरिक में, पंजाबी सॉन्ग। ठीक है, तो ये अगर मैं आपसे बात करूं तो ये किस कैटेगरी का है? ये एम्फोटेरिक है, जिसको मैंने हाईलाइट कर रखा है। तो एम्फोटेरिक थोड़ी बताने हैं सर, हमें क्या बताने हैं? मतलब बेसिक, और ये बेसिक नहीं है तो वो पूछने करेक्टली मैच्ड, ये तो करेक्टली मैच नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो आप, न्यूट्रल ऑक्साइड। CO, N2O तो है, बट ये जो NO2 है ये आपका कैसा होगा? NO2 होगा बेटा एसिडिक, न्यूट्रल नहीं होगा। ठीक, कलर सही से दिख रहा है? ठीक है, नेक्स्ट देखो आप, एसिडिक ऑक्साइड Mn। ठीक है, MnSO2TeO3। उसके बाद है आपका एम्फोटेरिक्स, बेकार गाया, है ना, पंजाबी सॉन्ग, ये रहा। तो अब आप इसमें से देखो करेक्टली मैच कौन सा है। सारे ऑप्शन करेक्टली मैच कहाँ पे हो रहे हैं बताओ? ए में तो वो क्या आ गया? एम्फोटेरिक आ गया, तो उसकी वजह से गलत हो गया। बी में क्या है? NO2 जो है वो न्यूट्रल नहीं है, एसिडिक है, तो ये गलत हो गया। अब आप देखो एसिडिक ऑक्साइड्स हैं आपके पास, Mn2O7SO2TeO3। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखना बेटा, हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं, जैसे Mn है ना। ठीक है, देखो और बताओ आंसर। ठीक है, बेकार गाया पंजाबी सॉन्ग, इसको मैं पूरा बता देता हूँ आपको। आज सब भिखारी इंदौर गए। ठीक है, तो देखो आप यहाँ पे एम्फोटेरिक नज़र आ रहा है कि नहीं नज़र आ रहा है आपको? बताओ, आंसर बताओ जल्दी से। बाकी देख लेते हैं कोई और ऑप्शन में मिस्टेक तो नहीं है, वैसे यही हैं सारे ऑप्शंस। ठीक है, एक बार और चेक कर लेते हैं कोई रहा तो नहीं है ऑप्शंस में।
बताओ कौन सा करेक्टली मैच है। थर्ड वाला लग रहा है ना, बताओ। ठीक है, तो ये रहेगा आपके एसिडिक ऑक्साइड्स, ये बिल्कुल सही है मैचिंग। ठीक है, यहाँ पे तो फर्स्ट ऑप्शन का आंसर क्या हो जाएगा, सी क्वेश्चन, सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट देखना, द करेक्ट सिक्वेंस गिवन बिलो कंटेनिंग न्यूट्रल। देखो उसी ईयर में एक और क्वेश्चन, ठीक है, तो किस तरीके से रहा होगा ध्यान से देखना। एसिडिक, बेसिक और एम्फोटेरिक। न्यूट्रल तो तीन ही है आपके पास, NO है बेटा, N2O है, CO है। देखो इनमें से कोई पहले दिख रहा है, सर यहाँ दिख रहा है, आप NO दिख रहा है, तो ये वाला तो गलत हो गया। उसके बाद आपके पास एम्फोटेरिक, तो जिंक और एल्यूमिनियम को तो एम्फोटेरिक आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, 10th क्लास के में भी आपके दिया हुआ है ये। तो देखो यहाँ पे जिंक, ये, और यहाँ पे NO, तो इसी से ये आ गया आंसर। बाकी आप चेक कर लो, CO2 एसिडिक होता है क्योंकि वाटर में ऐड करोगे तो यहाँ से कार्बोनिक एसिड मिलेगा। कैल्शियम ऑक्साइड बेसिक होगा, वाटर में ऐड करोगे कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड मिलेगा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। इसी सीक्वेंस में बताने हैं आपको, जैसा उन्होंने कहा, पहला न्यूट्रल NO है, दूसरा एसिडिक CO2 है, तीसरा बेसिक कैल्शियम का ऑक्साइड है, और एम्फोटेरिक किसका है, जिंक का है। बताओ क्लियरली बात समझ आ रही है कि नहीं। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताना बच्चों, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। यहाँ पे कॉन्सेप्ट डिलीवर होगा, मैं आपको बताऊंगा, अगर आप कर पा रहे हो तो पहले खुद से अटेम्प्ट कर लो, फिर हम बताते हैं आपको। ठीक है, चाय की चुस्की के साथ, मतलब चुस्की के बाद। ठीक, देखो बेटा क्या ट्रेंड रहने वाला है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो सर किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, पहले ये बताओ आप। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी बच्चों किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी, ध्यान से देखना आप। आयोनाइजेशन एंथैल्पी साइज पे डिपेंड करती है, किस पे, साइज पे। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। और देखो आप, ये डिपेंड करती है बेटा आपके पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जितना ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फील कर रहे होंगे इलेक्ट्रॉन्स, उतनी दिक्कत आएगी उन इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में। बिकॉज आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए वही आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, या आयोनाइजेशन एनर्जी कह दो आप। ठीक है, और यही बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पेनिट्रेशन इफेक्ट के। मतलब जितनी ज़्यादा ऑर्बिटल न्यूक्लियस के ज़्यादा पास होगी, उतना वहाँ से दिक्कत आएगी इलेक्ट्रॉन्स को क्या करने में, रिमूव करने में। और साथ ही साथ आयोनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी ऑफ कन्फ्यूग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशंस जो ज़्यादा स्टेबल होंगी, है ना, वहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये दोनों जो इफ़ेक्ट हैं, अगर मैं इन दोनों इफ़ेक्ट्स की आपसे बात करूँ, एक ये और एक जो ऊपर लिखा हुआ है, ये आप कब अप्लाई करना, जब एडजेसेंट एलिमेंट्स हो, है ना। अब ये कब एप्लीकेबल हैं, ये एप्लीकेबल हैं, एप्लीकेबल फॉर एडजेसेंट एलिमेंट्स, मतलब जस्ट नेक्स्ट वाले के साथ। और बाकियों में आप इसको अप्लाई करने की इच्छा ना रखें, वहाँ इनसे आंसर नहीं मिलेगा। अब मैं सारी चीज़ें कंपाइल करके 4 एलिमेंट्स हैं, कार्बन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, तो मैं सीक्वेंस में लिख लेता हूँ बेटा। कार्बन, फिर क्या आएगा आपके पास, नाइट्रोजन, फिर क्या आएगा, ऑक्सीजन, और फिर क्या आएगा, फ्लोरीन। कन्फिग्रेशन लिखो, ये 2p2 होगा, बाकी पीछे की हम नहीं लिख रहे हैं। ये 2p3, 2p4, 2p5, ये लेफ़्ट टू राइट वाले एलिमेंट्स हैं बेटा। लेफ़्ट टू राइट क्या होता है, पीरियड में साइज़ डिक्रीज़ होता है। साइज़ डिक्रीज़ होता है तो सबसे ज़्यादा साइज़ किसका कम होगा, फ्लोरीन का। तो फ्लोरीन का साइज़ सबसे छोटा, तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। अब आप देखो नाइट्रोजन, इसके पास 2p3, ये क्या है, हाफ फिल्ड है, तो ये ज़्यादा स्टेबल रहेगा अपने एडजेसेंट वालों से, तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगेगी। फिर कार्बन, ऑक्सीजन में चेक करो, तो ऑक्सीजन का साइज़ छोटा है, यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी क्या रहेगी, ज़्यादा, देन ऑक्सीजन और फिर कार्बन। तो आपका कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा, जिसमें कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन क्या है, इस ऑर्डर में लगे हैं। देख लो कहाँ पे है, तो ऐसा डी ऑप्शन में दिया है बेटा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, डिक्रीज इन साइज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन एक्टिनोइड सीरीज इज ग्रेटर देन
ग्रेजुअल देन दैट इन लेंथेनॉइड। मतलब जब आप लेंथेनॉइड सीरीज और एक्टेनॉइड सीरीज में लेफ्ट टू राइट मूव करते हो तो साइज कंटिन्यूसली क्या होता है, डिक्रीज होता है। अब इसी चीज़ को आप लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के नाम से जानते हो। अच्छा सर ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है बेटा, जब लेंथेनॉइड्स में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है, ठीक है, जब लेंथेनॉइड्स की आप कन्फ्यूग्रेशन लिखते हो तो लेंथेनॉइड्स में इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाते हैं? लेंथेनॉइड्स में इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं 4f ऑर्बिटल्स में। सही बात है सर, कन्फिग्रेशन लिख लोगे पता लग जाएगा। एक्टिनॉइड्स में क्या होता है? एक्टिनॉइड्स में जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है वो होती है 5f ऑर्बिटल्स में। तो 4f क्या है, न्यूक्लियस के ज़्यादा पास है, तो इसका जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा वो ज़्यादा होगा। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होगा इनका, ज़्यादा होगा, ठीक है। और 5f का स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होगा, कम। तो इनमें 4f का स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा है। तो अब क्या होगा कि 4f चार्ज रोक लेंगे, बाहर तक चार्ज नहीं जा पाएगा। 5f वाले मतलब शील्डिंग इनके कंपेयर तो f का पुअर शील्डिंग होता है। अगर मैं शील्डिंग का ऑर्डर बताऊं तो ये है बेटा SPDF। ये क्या है, स्क्रीनिंग की मतलब स्क्रीनिंग करने का ऑर्डर है, स्क्रीनिंग इफेक्ट है ये। अब उनमें अब आप f और f को कंपेयर कर रहे हो ना, तो f ऑर्बिटल्स में जो वाली f ऑर्बिटल ज़्यादा पास होगी वो रिलेटिवली ज़्यादा चार्ज स्क्रीन करेगी, यानी कि कम चार्ज बाहर पहुंचेगा। तो लेंथेनॉइड्स में चार्ज बाहर कम पहुंचेगा तो वो न्यूक्लियस की तरफ को ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी। वहीं अगर 5f ऑर्बिटल की बात करूं तो 4f के कंपैरिजन में इसका क्या होगा, पुअर स्क्रीनिंग, चार्ज आगे तक पहुंचेगा, बाहर वाला जो शेल है वो न्यूक्लियस की तरफ को क्या होने लगेगा, शिफ्ट, साइज कम होगा। और ये जो साइज कम होने की टेंडेंसी एक्टिनॉइड्स में ज़्यादा होगी ड्यू टू द पुअरर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ 5f ऑर्बिटल्स। तो 5f ऑर्बिटल्स है पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है। डी ऑप्शन सही है। रिसेंट क्वेश्चन है बच्चों 2022 का। तो इस तरीके के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, इसको आप डीएनएफ ब्लॉक का भी कह सकते हो। तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन हो गया, इसके बाद हम बॉन्डिंग करेंगे। ये दोनों बेटा है ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस क्रिएट करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताना आप लोग। क्लोरीन इज अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन क्लोरीन बिकॉज, बताओ। एक से ज़्यादा सही है इसमें, ठीक है, दो दो ऑप्शंस का बना रखा है कॉम्बो इन्होंने। चलो मैं बताता हूँ इसको। देखो होता क्या है, जब भी आप ये देखते हो ना इलेक्ट्रॉन गेन इन वो क्या बोलते हैं आपका रिडक्शन ऑक्सीडेशन, तो आप ये देखते हो पहले तो आपको यहाँ बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। वो उसके लिए जो एनर्जी लगेगी उसे कहा जाता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। फिर ये आपका एटम बनेगा। देन इस एटम को अगर आप क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करवाना चाहते हो तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब दूसरों का ऑक्सीडेशन है ना, एंड ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब दूसरों का इलेक्ट्रॉन लॉस करवाएगा तो खुद क्या करेगा, गेन करेगा। इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए जो एनर्जी लगती है उसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और ये बन जाएगा F-। उसके बाद क्या होगा, जो भी रिएक्शंस होती हैं बच्चों वो रिएक्शंस होती हैं आपकी एक्वस मीडियम में, है ना। तो अब क्या होगा, ये गैस था, ये भी गैस रहा, ये भी गैसियस आयन है। तो गैस को एक्वस बनाने के लिए वाटर इन्हें सराउंड करेगा और उसमें जो एनर्जी लगेगी उसे क्या कहा जाएगा, हाइड्रेशन एनर्जी। अब होता क्या है, फ्लोरीन और क्लोरीन में अगर मैं आपको समझाऊं तो फ्लोरीन और क्लोरीन में है ना, फ्लोरीन में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज़्यादा रहती है। यहाँ 2p में है इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ 3p में। तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिपल्शन क्या होता है, ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से बॉन्ड रहता है वीक। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है इनकी, कम होती है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी Cl के कंपैरिजन में क्या रहेगी, कम रहेगी। और हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा रहती है, क्यों, क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी जो है बच्चों वो डिपेंड करती है चार्ज डेंसिटी पे, और चार्ज डेंसिटी यहाँ ज़्यादा रहेगी क्योंकि साइज छोटा है तो चार्ज ज़्यादा मिलेगा आपको उस छोटी सी जगह में। तो देख लो जो भी आप यहाँ से E0 निकालोगे, ठीक है, खुद इसका रिडक्शन होने का पोटेंशियल, तभी तो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा। तो वो डिपेंड करता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे, और साथ ही साथ बेटा हाइड्रेशन एनर्जी पे। अब पढ़ो आप,
एफ बॉन्ड हैज लो एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन, बता दिया आपको, सही बात है। फ्लोराइड आयन हैज हाई हाइड्रेशन एनर्जी, ये बात भी सही है, चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज लेस नेगेटिव देन दैट ऑफ क्लोरीन। तो इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए जो आपको है ना टेंडेंसी है, उन्होंने क्या कह रखा है, लो एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन, सही बात है। इज लेस नेगेटिव देन क्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन हैज़ अ वेरी स्मॉल साइज, तो स्मॉल साइज का वहाँ से कुछ लेना देना नहीं है बेटा, साइज और चार्ज दोनों का कॉम्बो चार्ज डेंसिटी डिसाइड करता है, तो ये तो गलत ही हो गया। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेस नेगेटिव देन क्लोरीन। देखो इलेक्ट्रॉन गेन करना कौन अच्छे से चाहेगा, क्लोरीन चाहेगा, बिकॉज वहाँ पे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कम होगी। तो आपको क्या है, वर्क करना पड़ेगा, सिस्टम को क्या है, वर्क करना पड़ेगा, तो उसकी एनर्जी वहाँ कम होगी, ठीक है। तो यहाँ पे सिस्टम को ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए, तो यहाँ मोर नेगेटिव वैल्यू होना चाहिए था, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, मोर नेगेटिव वैल्यू। तो ये भी गलत लग रहा है सर, तो फिर कौन सा आ जाएगा आपका, ए और बी, ठीक है। तो ए और बी कहाँ दिया है, बी ऑप्शन में। बताओ समझ आ रही है बात कि नहीं, देख लो सारे पॉइंट्स, ठीक है, फिर बताना मुझे समझ आ रही है बात कि नहीं आ रही है। बताओ क्लियर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना आप। इफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ एलिमेंट x and y are 419 किलोजूल पर मोल एंड 590 किलोजूल मोल इनवर्स, ठीक है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट जो है, ठीक है, आई फर्स्ट किसके लिए, x के लिए कितनी है, ध्यान से देखो वैल्यू 419, मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूँ। देन आई फर्स्ट y के लिए कितनी है बेटा, आई फर्स्ट y के लिए 590, यूनिट नहीं लिखी मैंने। नेक्स्ट देखो आप, आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड की बात चल रही है, किसकी, सेकंड की। पहले x के लिए वैल्यू दी है, फिर किसके लिए दी है, y के लिए दी है। चेक करो इनको क्या वैल्यू दी है। सर सेकंड की वैल्यू x के लिए दी है 3069 और y के लिए कितनी दी है 1145। तो आप देखो होता क्या है, जितना ज़्यादा जंप आएगा आई की वैल्यू में, मतलब वो स्टेबल कन्फिगुरेशन अटेन कर चुका है। तो यहाँ देखो आप 419 से लेके 3000 तक ये जंप क्या है, ये जंप ज़्यादा है बेटा, ये जंप बड़ा है, यहाँ इंक्रीज बहुत ज़्यादा हुआ है वैल्यू में। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन निकालते ही वैलेंस सेल क्या हो गया होगा, कंप्लीटली फिल हो गया होगा। इसका ऐसा कहाँ हो सकता है, एल्कली मेटल्स में, क्योंकि उनके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन रहता है, जैसे ही उसको रिमूव कर दोगे तो फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ जाएगी और जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि x जो है वो क्या रहा होगा, x रहा होगा एल्कली मेटल। देखो किस ऑप्शन में ऐसा दिया है, x रहा होगा एल्कली मेटल, x इज एन एल्कली मेटल। तो y क्या रहा होगा, y में उतना ज़्यादा जंप नहीं मिल रहा है आपको, तो y नॉर्मल एल्कलाइन अर्थ मेटल रहा होगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बताओ क्लियर है बात, समझ आ रही है कि नहीं, ठीक है। तो जितना जैसे ही सडन जंप आए समझ लेना वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, फुली फील्ड वाली। चलो नेक्स्ट देखो, द IUPAC नेम ऑफ एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 119। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए कुछ आपको सर्टेन एब्रीविएशंस याद रखनी है, जैसे 0 के लिए नील, 1 के लिए अन, ठीक है, 2 के लिए बाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए सेप्ट। हेप्ट नहीं है जैसे आप IUPAC नेमिंग में करते हो। 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, 10 के लिए क्या आ जाएगा, डेक। नॉन ना करके वो इन रहता है, ठीक है। आपको मना कर रहा था कि ऑर्गेनिक वाले रूट वर्ड नहीं यूज़ करने, खुद लिख दिया। यहाँ पे क्या आएगा सर, यहाँ पे इन आएगा, EN वाला, ठीक है। चलो अब देख लो आप 119 के लिए, तो 1 के लिए अन आएगा बेटा, 119 में 1 के लिए क्या आएगा, अन, फिर 1 के लिए अन, 9 के लिए ENN और लास्ट में IUM और लगा देना, तो अन अन इन यम, है ना। कहाँ दिया है ये अन अन इन यम, ए ऑप्शन में दिया है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको एक टेबल बना के दिए, वहाँ पे ये चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा डिफरेंट हो गया ना, मतलब पीरियोडिक में है।
वहाँ पे पीरियोडिक प्रॉपर्टी ना करके आपको नाम ध्यान रखना है, ठीक। तो देख लो, एब्रीविएशंस ध्यान रख लेना। इसका सिंबल कैसे लिखा जाएगा, पहला कैपिटल यू, फिर दूसरे का यू आ जाएगा और तीसरे के लिए ई। तो ये इसका क्या हो जाएगा, IUPAC सिंबल, ये हो जाएगा IUPAC नेम। नोट कर लो इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गैडोलीनियम हैज़ अ लो वैल्यू ऑफ थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी बिकॉज ऑफ। तो यहाँ अगर मैं आपसे बात करूँ, इसका 64 होता है एटॉमिक नंबर। गैडोलीनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 64। इसके पास वाली नोबल गैस क्या है बच्चों, जेनॉन। तो मैं कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख रहा हूँ, जेनॉन 54। सर कन्फिग्रेशन लिखते कैसे हैं, देख लो बेटा जल्दी से। है नीना और करीना का एक्सरे रंगीन, है ना भाई, एक्ट्रेस लोग हैं, रंगीन एक्सरे आता है इनका। हीलियम देखो 2, तो डॉक्टर बन जाओगे तो तुम्हें भी मौका मिलेगा, ठीक है, एक्सरे करने का। हीलियम 2, नियॉन 10, आर्गन 18, क्रिप्टॉन 36, जेनॉन 54, रेडॉन 86। तो जेनॉन 54 कौन से पीरियड का एलिमेंट है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो 54 के बाद जो भी एलिमेंट आएगा वो 6 पीरियड में रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ आप ध्यान रखना, फॉर nth पीरियड कौन कौन सी ऑर्बिटल्स भरी जाती हैं, ns, np, n-1d एंड n-2f, ये ऑर्बिटल्स भरी जाती हैं। तो ये पीरियड क्या रहा होगा, 6, तो 6s, 6p, 5d, 4f। अब इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वहाँ एंटर करेगा जहाँ पे n+l वैल्यू क्या होगी, कम। इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर करेगा, जहाँ n+l वैल्यू कम रही होगी। तो 6 + 0 यहाँ पे 7 है, 6 + 1 यहाँ पे क्या है अपना 6 + 0, यहाँ 6 है, यहाँ 7, यहाँ 7, यहाँ 7। देखेंगे पहले दो यहाँ भर दें, 56। फिर जब अगर ये सेम आ जाए तब क्या देखो आप, जहाँ n की वैल्यू कम हो इलेक्ट्रॉन पहले वहाँ जाएगा। तो 4f, f में 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 16 भर दिए बेटा, 16 तो भरने ही नहीं थे सर, है ना। 16 क्यों भर दिया आपने, वो 14, इतने तो भरने ही नहीं थे। अपने को 56 तो भर चुके हो, बच्चे कितने हैं, अपने पास बचे हैं बेटा 8 इलेक्ट्रॉन्स। अपने पास कितने बचे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो 8 से अच्छा 7 रख दो यहाँ पे। 7 से क्या होगा, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाएगी, f ऑर्बिटल हाफ फिल्ड हो जाएगी। फिर एक इलेक्ट्रॉन आप 5d में रख देना। तो वो कह रहे हैं थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होती है, कम। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गए, एक यहाँ से, ठीक है। तो देखो आप ध्यान से, 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद एक इलेक्ट्रॉन निकलते ही वो क्या है, हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन को अटेन करता है, इसलिए जल्दी से वो तीसरा इलेक्ट्रॉन भी निकल जाएगा, है ना। होगा क्या, एक्सचेंज एनर्जी ज़्यादा रहती है, क्यों, मतलब कम रहती है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज किया ना आपने, 4f8 आना चाहिए था, बट एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। तो क्या है कि इनके पास एक्सचेंज एनर्जी क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी, जिसकी वजह से इधर उधर इलेक्ट्रॉन करते रहते हैं। तो आप उन्हें इजीली क्या है, इधर उधर करते टाइम वहाँ से रिमूव कर सकते हो। तो इसका आंसर क्या होगा, हाई एक्सचेंज एंथैल्पी। नेक्स्ट देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आयंस विच इज़ नॉट एन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर होते क्या हैं, जिनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो, सेम हो। जिनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं वो क्या होते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं। तो सर इलेक्ट्रॉन्स कैसे चेक होंगे, देख लो बेटा, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, मैग्नीशियम का 12, +1 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन चला गया, 10, +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन चलेगा यानी कि 10। तो ये तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। नेक्स्ट चेक करो आप, Mn का होता है बेटा 25, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए 23। आयरन का होता है 26, 2 इलेक्ट्रॉन 3 चले गए 23। Fe का 26, Mn का 25। अब 2 इलेक्ट्रॉन जाने से आइसो इलेक्ट्रॉनिक कंडीशन नहीं बनेगी। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 2 आ गए 10। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, 1 आ गया 10। हमसे पूछा था नॉट, कहीं पहले में ही बोले आइसो इलेक्ट्रॉनिक चमक गया, उसे टिक कर दिया ना बेटा। और नीट में तो AMR शीट होगी, गलती हो गई तो फिर गलत ही माना जाएगा। जेई में तो फिर भी ये ऑनलाइन होता है, आपने चेक किया तो आपने अपना ऑप्शन क्या कर दिया, चेंज। बट यहाँ अगर एक बार फिल कर दिया नीट एग्ज़ाम में तो OMR गई, फिर वो मतलब दोबारा उसमें नहीं काट पीट कर सकते आप। तो बहुत ध्यान से, बहुत ही पेशेंस के साथ आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट देखो, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच।
आपको इनकरेक्ट मैच आइडेंटिफाई करना है। तो पहले क्या होता था ना, जो 100 से ज़्यादा वाले एटॉमिक नंबर के एलिमेंट थे, तो वहाँ क्या था कि लड़ाई झगड़ा चलते रहता था। किसी कंट्री के, मतलब ग्रीक कंट्री के साइंटिस्ट का हमने रखा है, ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज़ के हो गए, तो अलग अलग कंट्री के साइंटिस्ट अपने नाम की जद्दोजहद करते थे और कहते थे भाई इस एलिमेंट का नाम हमारे नाम पे रखो। क्यों? वो कहे क्यों? बोले हमने डिस्कवर किया है ना, डिस्टर्ब नहीं, हमने डिस्कवर किया है। तो इसीलिए मैं आपको एक निमोनिक दे रहा हूँ 101 से 110 वाले तक के लिए। देखना कहाँ पे जगह है, यहाँ लिखते हैं बेटा। देखो, मुझे याद रखने का तरीका है, मुझे नहीं लेना रोटी दूध सब्जी, ठीक है, बस हलवा, हलवा लिख रहे हैं ना, हलवा मुझे दे दो। तो ये निमोनिक हमने बनाया था 1 से लेके 10 तक के लिए, 101 से लेके 110 के लिए। देखना ज़रा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। एम से बेटा मेंडलीवियम है, जो 101 है उसका नाम क्या है? मेंडलीवियम, तो मेंडलीवियम ये हो जाएगा। एन से क्या है? नोबेलियम, साइंटिस्ट के नाम है, ठीक है। एल से क्या रहेगा? यहाँ पे लॉरेंशियम रहेगा। आर से क्या रहता है? रदरफोर्डियम। तो ये मैंने याद करने का तरीके को आसान किया, बाकी बुक में दिया है, एनसीईआरटी में टेबल है, आप देख लेना, ठीक। यहाँ से क्या होगा? ये होगा आपका डिस्प्रोसियम करके होता है इसका नाम, ठीक है। एस से क्या होगा? ये होगा सीबॉर्गियम, ठीक है। बी से क्या होगा? तो इस तरीके से हैं। एच से क्या होगा? एम से क्या होगा? डी से क्या होगा? तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आपको एक अंदाज़ा लग गया ना, इनका नाम एस बी एच इनसे शुरू होगा। ये किसके लिए है? ये 101 के लिए, 102 के लिए। नाम यहीं भी याद है तो पहला लेटर भी अगर याद है तो उसी से नाम है ना। अगर पहला लेटर भी याद है तो उसी से नाम है। चलो चेक करते हैं बेटा। अनिल अनियम क्या दिया है? अनिल अनियम दिया है। तो अन मतलब 1, नील मतलब 0, अन मतलब 1, 101। इसका नाम एम से होगा, ये बिल्कुल सही है। LOL नहीं लिखा है, 1 लिखा है। अन देखो, अन का मतलब 1, नील का मतलब 0, ट्राई का मतलब 3, तो 3 वाले का एल से यानी कि लॉरेंशियम, ये भी सही है। चलो और देखना, अन यानी कि 1, नील मतलब 0, हेक्स मतलब 6, तो इसका सी से देखो, सी बॉर्गियम, बिल्कुल सही चल रहा है ना। एक आध तो एलिमिनेशन से कर देंगे। अन 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 यानी कि 111, और डी से तो 110 का होता है, तो इसका 111 का नाम होता है बेटा रोइंगटन। इसका नाम क्या है? रोइंगटन होता है। ये गलत है, ये वाला मैच गलत है। डी का 4th गलत दिया है। डी का 4th क्या है? गलत। समझ आ रहा है भाई? टेबल भी बना के मैं यहाँ बता सकता था आपको, बट हमें क्या है कि कोई एक आसान तरीका आप तक पहुँचाना है जिससे आप लोग जल्दी से याद कर लो। बाकी बुक में टेबल है, वहाँ से देख लेना आप। उसको यहाँ लगा देते तो इतना तमाशा नहीं करना पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। फॉर द सेकंड पीरियड एलिमेंट्स द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। मैंने एक बार पूरा बता ही दिया था आपको, फिर देख लो आप। बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। आप इनकी कन्फिगरेशन लिख लो बेटा। ये क्या है? ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, 2s1 2s2, है ना। ये आ जाएगा 2p1 2p2, बस बाहर की वो लिख रहा हूँ मैं ऑर्बिटल्स की, 2p3 2p4 2p5 2p6। सबसे ज़्यादा एनर्जी बेटा नियॉन से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए लगेगी, क्योंकि वो ऑलरेडी नोबल गैस कन्फिग्रेशन लेके बैठा है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है सर? वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए चाहिए होती है। तो नियॉन से तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत भयंकर एनर्जी लगेगी भाई। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वो नोबल गैस कन्फिग्रेशन लेके बैठा है, ठीक है। चलो उसके बाद फ्लोरीन का फिर है ना, फ्लोरीन का क्या है? साइज छोटा रहेगा। लेकिन यहाँ आ गई आपकी स्टेबल कन्फिग्रेशन, जिसकी वजह से ये अपने एडजेसेंट वालों से विनर हो जाएगा। फिर मुकाबला रहेगा कार्बन ऑक्सीजन में, तो ऑक्सीजन का साइज छोटा, लेफ़्ट टू राइट साइड छोटा रहता है। फिर कार्बन, ठीक है। फिर आप देखो बोरॉन और बेरिलियम। तो बेरिलियम में क्या है? फुली फिल्ड एस ऑर्बिटल है, साथ ही साथ उसका पेनिट्रेशन भी ज़्यादा है। तो ऐसे केस में मैंने बताया था एडजेसेंट वालों से विनर हो जाएगा। फिर बोरॉन साइज छोटा, फिर लिथियम। सर यहाँ क्यों नहीं लगा पेनिट्रेशन का? यहाँ भी तो 2s2p है। क्या कहा था? पेनिट्रेशन और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन विल बी ओनली एप्लीकेबल फॉर द एडजेसेंट एलिमेंट्स, दैट इज
उनके दाएं बाएं वाले, ठीक है कि नहीं। तो ये ऑर्डर रहेगा, देख लो, लिथियम, बोरॉन, बेरिलियम, ए और डी तो हट गए, बी में देखो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, यहाँ पे है कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, बी ऑप्शन सही हो जाएगा 2019 में। तो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स का ट्रेंड जरूर ध्यान रखना, चाहे वो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। द एलिमेंट Z इक्वल टू 114 हैज़ बीन डिस्कवर्ड रिसेंटली, ठीक है, Z इक्वल टू 114 अभी अभी डिस्कवर हुआ है। यहाँ पता कैसे लगेगा टाइमिंग का, नीचे चल रहा है, ठीक है। द एलिमेंट Z इक्वल टू 114 हैज़ बीन डिस्कवर्ड रिसेंटली, इट विल बिलोंग टू विच ऑफ द फैमिली ग्रुप। तो यहाँ इसको करने का तरीका ये है कि आप कन्फ्यूग्रेशन लिखो 114 के लिए। 114 के लिए जब कन्फ्यूग्रेशन लिखोगे तो पास वाली नोबल गैस कौन आएगी, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। रेडॉन 86 विल बी इट्स नियरेस्ट नोबल गैस, तो पहले उसको तो निपटाओ, उसको लिखो। अब ये कौन से एलिमेंट मतलब कौन से पीरियड का है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, तो ये सेवन्थ में आएंगे भाई साहब, सेवन्थ में आएंगे तो 7s, 7p, 6d है ना, 5f, ये ऑर्बिटल्स भरी जाएंगी। सबसे पहले यहाँ इलेक्ट्रॉन जाएगा, n प्लस एल की वैल्यू सबसे कम, इन तीनों में सेम, तो जिसकी n की वैल्यू लोअर फिर वहाँ इलेक्ट्रॉन जाएगा। 2 भेज दिए बेटा, भरने कितने हैं, 14 और 14 28, तो 14 यहाँ चले गए आपके, 14 to 16 हो गए, फिर 10 यहाँ चले जाएंगे तो 26 और 2 यहाँ चले गए तो 28। तो ध्यान से देखो आप यहाँ पे सही तरीके से जब आप लिखोगे इसको तो ये कैसा नज़र आएगा, रेडॉन 86, 5f 14, 6d 10, 7s2, 7p2। तो ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन किसकी है, ns2np2, कार्बन फैमिली की। तो ये कार्बन फैमिली को बिलोंग करेगा, ये किसको बिलोंग करेगा, कार्बन फैमिली को। और कन्फ्यूग्रेशन क्या हो जाएगी, रेडॉन 5f 14, 6d 10, 7s2, 7p2, ठीक है कि नहीं, बताओ। तो इस तरीके से आप जो एलिमेंट अभी तक डिस्कवर भी नहीं हुए हैं उनकी क्या लिख सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन और उनका पीरियड, ग्रुप, ब्लॉक डिसाइड कर सकते हो। कैसे करेंगे सर, ब्लॉक कैसे डिसाइड होगा, ब्लॉक डिसाइड होगा, ठीक है, सब शेल इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा वो सब शेल क्या कहलाएगा, ब्लॉक, ठीक है। और पीरियड क्या कहलाएगा, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n क्या कहलाएगा, पीरियड कहलाएगा, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n विल बी द पीरियड। और ग्रुप क्या होगा सर, ग्रुप होगा बेटा अगर कन्फ्यूग्रेशन इस टाइप से है NSX, ठीक है, तो आपका ग्रुप क्या हो जाएगा, मतलब S ब्लॉक का है ना ये, अगर S ब्लॉक का है तो यहाँ पे क्या रहेगा आपके पास ग्रुप, यहाँ पे ग्रुप नंबर X ही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो अगर कोई P ब्लॉक का है तो कन्फ्यूग्रेशन किस टाइप से रहेगी, यहाँ पे NSX NPY। तो ग्रुप नंबर कैसे डिसाइड होगा, तो ग्रुप हो जाएगा बच्चों X प्लस Y और साथ में क्या कर दोगे आप, 10 को प्लस कर देना, ठीक है। उसके बाद देखो D ब्लॉक का अगर कोई है ना, D ब्लॉक का है तब कैसे करोगे आप, तो आपके पास कन्फ्यूग्रेशन रहेगी बेटा N-1DX और NSY, ठीक है। फिर क्या करना है सर, देखो जैसे स्कैंडियम होता है तो स्कैंडियम होता है 4s2 3d1, ग्रुप क्या आता है उसका, ग्रुप आता है 4, ठीक है। NS2 क्या रहता है, देखो स्कैंडियम से प्रूफ करके बता देता हूँ आपको, ये रहती है आर्गन 18, 4s2 3d1, थर्ड ग्रुप का आता है। तो इनको आप ऐड कर लो, यहाँ से ग्रुप कैसे आएगा, X प्लस। F ब्लॉक हमेशा आपको कहाँ मिलेंगे, ग्रुप 3 में मिलेंगे, सोचना नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस द ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट डज नॉट एग्री विद द वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टी इंडिकेटेड अगेंस्ट इट। कौन सा जो है उसको नहीं इंडिकेट कर रहा है, देखो मेटेलिक रेडियस डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता ही है तो ये तो सही है। अगला देखो इंक्रीजिंग आयनिक साइज, आयनिक साइज का क्या है, साइज जो है बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नेगेटिव चार्ज के, ठीक है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है पॉजिटिव चार्ज के। जब कौन से केस में, फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, किसके लिए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए। तो क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं, बताओ,
हाँ सर हैं। एल्यूमिनियम में 10 बच रहे हैं, 13 थे 3 निकल गए, मैग्नीशियम में 12 थे 2 निकल गए, सोडियम में 11 थे 1 निकल गया, फ्लोरीन में 9 थे 1 आ गया। तो सही ऑर्डर है फिर, है ना, ऑर्डर सही है, ठीक है। इसको वो कर दो, ऑर्डर क्या है, सही है। चल आंसर गलत हो जाएगा आपका, हमें तो नॉट वाला बताना है ना। चलो, इंक्रीजिंग फर्स्ट आयोनाइजेशन है भाई, नाइट्रोजन की ज़्यादा होती है, ठीक है, नाइट्रोजन की ज़्यादा। तो रॉन्ग पूछा था ना, सी ऑप्शन रॉन्ग है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी क्या है आपके पास, सही है, ठीक है कि नहीं, बताओ। बात समझ आ रही है कि नहीं, साफ साफ दिख रहा है यार, नाइट्रोजन की ज़्यादा रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, द फॉर्मेशन ऑफ द ऑक्साइड आयन O2 माइनस फ्रॉम ऑक्सीजन एटम requires first N and exothermic and then an endothermic step as shown below। N आएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या रहना चाहिए, यहाँ पे N रहना चाहिए, ये मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं है सर, समझ तो आ रहा है ना हमें, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि O2 माइनस इन गैस फेज इज अनफेवरेबल, क्योंकि O2 माइनस तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है नियॉन के साथ। अरे भाई नोबल गैस बन रहा है ना, तो ऐसा क्यों हो रहा है, नोबल गैस बन रहा है फिर भी आपको क्या है, बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है। तो देखो बेटा, ऐसा है कि जब आप, अब पहले ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 8 थे ना, एटॉमिक नंबर 8 होता है, प्रोटॉन भी 8 थे। अब जब आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो इलेक्ट्रॉन रह गए 7 और प्रोटॉन कितने रह गए, 8 रह गए। तो वहाँ पे क्या है कि जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, सॉरी, है ना, 8 इलेक्ट्रॉन थे, 8 प्रोटॉन थे, इलेक्ट्रॉन गेन किया, 9 इलेक्ट्रॉन हो गए, प्रोटॉन 8 ही रहे। अब क्या है कि वो 9 प्रोटॉन खुद बैलेंस हो नहीं पा 9 इलेक्ट्रॉन खुद बैलेंस हो नहीं पा रहे हैं 8 प्रोटॉन से, आप एक और इलेक्ट्रॉन लेके आ रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन स्टार्ट हो जाता है, आपसी मतभेद होने लगती है इलेक्ट्रॉन में। यही रीज़न है कि बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है आपको सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। तो यहाँ पे क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन आउटवेज द स्टेबिलिटी गेन बाय अचीविंग नोबल गैस कन्फ्यूगरेशन। डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों, है ना, और ये उस साल है जब हमने 10th के एग्ज़ाम्स दिए थे, 2015 का क्वेश्चन है। तो पहले के मुकाबले लेवल इजी हुआ है पेपर का, जिसकी वजह से कट ऑफ मार्क्स या फिर आप कहो कि एक अच्छा स्कोर जिसे माना जाता है उसका भी एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है। तो अच्छे से मेहनत करनी है। करना क्या है, एनसीईआरटी और एनसीईआरटी, बाकी पीवाईक्यू तो हम करा ही रहे हैं, और फिर स्टार्ट कर देंगे आपके जैसी बोर्ड एग्ज़ाम्स ख़त्म होंगे तो फिर हम इसको स्टार्ट कर देंगे, इनका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट भी। चल अभी वो जो लोग पढ़ चुके हैं उसको अप्लाई कर दें। द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स इन Fe2+, तो देखो Fe2+ की कन्फिग्रेशन क्या होगी, आर्गन 18, और इनमें ये ध्यान रखा करो एटॉमिक नंबर का पहला नंबर 4s में, दूसरा कहाँ 3d में। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद क्या कहानी रहेगी, वो रहेगी सर 3d6। अब हमें देखना है d6 मतलब 6 इलेक्ट्रॉन कहाँ, नहीं p इलेक्ट्रॉन्स। तो इसकी कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। क्या बोला है, p इलेक्ट्रॉन्स, p में 6 हैं, 6 5 11 हो गए, तो p इलेक्ट्रॉन्स इन क्लोरीन। चलो और देखते हैं, d इलेक्ट्रॉन्स इन आयरन, ये तो रहेगा ही भैया, आयरन तो था ही d6 4s2 3d6, तो ये तो बात सही है, जितने उसमें है उतने इसमें है। p इलेक्ट्रॉन्स इन नियॉन 1s2 2s2 2p6, यहाँ पे भी बात फुलफिल हो रही है। s इलेक्ट्रॉन्स इन मैग्नीशियम 1s2 2s2 2p6 3s2, तो सारे s इलेक्ट्रॉन्स को अगर काउंट करो तो 6 हो रहे हैं। तो बचा कौन सा बेटा, ये, इसमें 11 p इलेक्ट्रॉन्स हैं, हमें चाहिए कितने, 6। तो वो कह रहा है नॉट इक्वल टू, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, नॉट इक्वल टू कहा है, ठीक है कि नहीं, बताओ, क्लियर हुई कहानी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, द स्पीसीज आर्गन K+ कैल्शियम 2+ कंटेन द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन विच ऑर्डर डू देयर रेडियाई इंक्रीज। मैंने बताया आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ वो होती हैं जिनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ के लिए जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज उतना ज़्यादा साइज़, और जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना कम साइज़। तो ध्यान से देखो आप, कैल्शियम 2+ तो सबसे छोटा साइज इसका, K+, और फिर आ जाएगा आपका आर्गन न्यूट्रल वाला। तो ये ऑर्डर कहाँ दिया है, Ca2+ K+ आर्गन, Ca2+ K+ आर्गन, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, Be2+ इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद विच फॉर द फॉलोइंग आयंस। बेरिलियम यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन, 4 तो होते ही है, 2
लिथियम के साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। सोडियम के पास तो 10 होंगे, बेरिलियम के पास खुद के पास कितने हैं बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन, लिथियम के पास भी 2, सोडियम प्लस के पास 10, मैग्नीशियम प्लस के पास 10 और हाइड्रोजन प्लस के पास तो 0। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, लिथियम प्लस के साथ ये कैसा रहेगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स ऑफ द आयनिक रेडिया इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड, कौन सा ऑर्डर सही है। तो वही बात, जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज उतना ज़्यादा साइज। तो ज़्यादा नेगेटिव चार्ज कहाँ दिखाया, O2 माइनस, फिर F माइनस में कम और फिर Na प्लस। और कोई यहाँ तो पॉजिटिव का चार्ज साइज ज़्यादा, गलत यहाँ भी, ठीक है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं सारी, चेक कर लेना आप सारे क्या हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और 2 इलेक्ट्रॉन आ गए 10, फ्लोरीन का 9, 1 इलेक्ट्रॉन आ गया 10, सोडियम का 11, 1 चला गया 10, ठीक। नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग। आपको गलत स्टेटमेंट की पहचान करनी है, कर लोगे ना, गलत की पहचान तो तुम्हें है ही, सही से सही गलत। देखो, एटॉमिक रेडियस ऑफ द एलिमेंट डिक्रीजेज एज वन मूव्स अक्रॉस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, रेडियस डिक्रीज होती है, बिल्कुल सही बात, इसे गलत नहीं कह सकते सर आप। नेक्स्ट, अमंग्स आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज स्मॉलर द पॉजिटिव चार्ज ऑन द कार्बन, स्मॉलर इज द आयनिक रेडियस। पॉजिटिव चार्ज कम तो साइज ज़्यादा, पॉजिटिव चार्ज कम तो साइज ज़्यादा, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा तो साइज कम, ये स्टेटमेंट गलत लग रहा है। बाकी भी पढ़ लेते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज उतना ज़्यादा आयनिक रेडियस, ये बात अभी बताइए और बिल्कुल सही है सर। एटॉमिक रेडियस ऑफ द एलिमेंट्स इंक्रीजेज एज वन मूव्स डाउन द फर्स्ट ग्रुप, हाँ डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है, डाउन द ग्रुप क्या है, साइज बढ़ता है, और लेफ्ट टू राइट जनरली साइज कम होता है, ठीक है। चलो, तो फिर गलत पूछा था, बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। बात समझ आ रही है कि नहीं, ठीक है। तो ये बेटा कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस थे, और देख लें क्या अपने पास नहीं है, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका सेशन में बने रहने के लिए। मिलेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम केमिकल बॉन्डिंग के PYQ डिस्कस करेंगे। तो अच्छे से, अगर आप लोग ड्रॉपर बैच में हो, मतलब ड्रॉपर हो, पढ़ रहे हो, तो आप केमिकल बॉन्डिंग रिवाइज कर लेना। आप 11th में हो तो आप अपना एज अ कॉन्सेप्ट अपना एक सेल्फ टेस्ट रख सकते हो कि भाई आज केमिकल बॉन्डिंग सर PYQ कराएंगे, हमारा टेस्ट होगा, आप साथ साथ सॉल्व करते रहना, है ना। और 12th के साथ भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो आधे 1 घंटे का टाइम निकाल सकते हो, ठीक है। बाकी टाइम रहेगा ही, मार्च के बाद आप 11 के चैप्टर्स रिवाइज करोगे, अप्रैल पूरा है आपके पास, बट पहले से रिवाइज होगा तो उस समय यह प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाएगी। इस टाइम जितने क्वेश्चंस करोगे वो हेल्प करेंगे, थ्योरी से क्वेश्चन नहीं बनता है, क्वेश्चन बनेगा क्वेश्चन करने से, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहो। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। मिलेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ाई करते रहो। थैंक यू वेरी मच।